अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अरसलान एंड आज हम ये सीखेंगे कि एक पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। नाउ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने जो पैराग्राफ है वो लॉन्ग एसे के लिए लिखना है या शॉर्ट एसे के लिए लिखना है, आप जो हैं वो उसमें कौन सा आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, एक आइडिया के काफ़ी सारे सब आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं या सिर्फ एक ही आइडिया को स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। द स्ट्रक्चर ऑफ योर पैराग्राफ रिमेन्स द सेम एंटायरली। जोन सी मर्जी टाइप कैसे हो, जिस मर्जी टाइप का जो हो वो आपका आर्ग्यूमेंट हो। हाउएवर, जब मैं कहता हूँ कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनानिमस होता है, इट मीन्स कि मैं यूजुअल पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, जिन्हें हम बॉडी पैराज भी कहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनयूजुअल वंस। अनयूजुअल में हमारे पास इंट्रो होता है, कंक्लूजन होता है एंड समटाइम्स हम एक और छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स। वो लाइक टिपिकल पैराग्राफ की तरह नहीं होते, वो 2 या 3 लाइंस होती हैं, 1 या 2 सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आप 2 पैराग्राफ्स के बीच में, या अगर लॉन्गर ऐसे आप लिख रहे हैं तो उसके 2 मेजर सेक्शंस के बीच में आप जो है वो उसे प्लेस करते हैं। नाउ यूजुअल पैराग्राफ्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक सेंटेंस आ जाता है। इसके बाद हम 1 या 2 या 3 जो है वो ट्रांजिशनल सेंटेंसेस यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एविडेंस देते हैं एंड इसके बाद हम एक आध ट्रांजिशन यूज़ करके, जो कि अगेन ऑप्शनल होता है, हम मूव करते हैं किसकी तरफ, अपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरफ। तो टिपिकली हमारे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें टॉपिक सेंटेंस, शुरू के एक आध ट्रांजिशनल सेंटेंस, एविडेंस और उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ये मस्ट होती है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि टॉपिक सेंटेंस के बाद डायरेक्टली आप जो हो वो एविडेंस दे दें। हाँ, अगर आप एस्से के अलावा आंसर लिख रहे हैं, बेशक वो पैराग्राफ की सूरत में हो, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स या इस्लामियात वगैरह का है, देन यू कैन डू दैट कि आप जो हो वो टॉपिक सेंटेंस ना भी लिखें, डायरेक्टली अपनी हेडिंग को एक्सप्लेनेटरी कर लें, देन आप एविडेंस लिखें एंड उसके बाद बेशक कंक्लूड कर लें या ना करें, वो पैराग्राफ अलग वे में लिखा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे माइंड में रखनी पड़ेगी कि जब भी हम एक बॉडी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उसके अंदर हमेशा 1 आइडिया ही डिस्कस होता है। यहाँ पे हम 2 या 3 आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करते, लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इन आइडियाज़ के मल्टीपल सब आइडियाज़ होते हैं, उनको हम एक साथ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शॉर्ट ऐसे लिख रहा हूँ एंड मेरे पास जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस टू क्लाइमेट चेंज। अब मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जब हम सॉल्यूशंस देंगे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो मैं कॉजेज़ के नाम से एक पैराग्राफ ज़रूर लिखूंगा। एंड ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉजेज़ जब डिफाइन कर रहा हूँ तो एक पैराग्राफ में मैं एक कॉज मेंशन करूँ। इस तरह से जो है वो 7-8 पैराग्राफ सिर्फ कॉजेज़ पे बन जाएंगे। सो मैं क्या करूँगा इसके बाद कि इस कॉजेज़ के पैराग्राफ में मैं 6 से 7 सब कॉजेज़ इसकी मेंशन करूँगा कि ये भी कॉज है, ये भी कॉज है, ये भी कॉज है, ये भी कॉज है। इनको मैं एक ही पैराग्राफ में लिखूंगा। कैसे लिखते हैं वो हम किसी और दिन देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो इस चीज़ को माइंड में रखें कि इस तरह से भी पैराग्राफ बनता है। आइडिया एक ही होता है, कॉजेज ऑफ समथिंग वो एक आइडिया होता है एंड उसकी हम आगे से सब चीज़ें लिख रहे होते हैं, उसके सब डायमेंशन या सब थीम्स को लिख रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि जब हम एविडेंस की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए वाइल सपोर्टिंग आर आर्ग्यूमेंट, जो हमने टॉपिक सेंटेंस में लिखा है। ऐसा नहीं होता। आप जो हो एविडेंस के तौर पे कोटेशन भी दे सकते हो, आप केस स्टडी भी दे सकते हो, आप कंपैरेटिव एनालिसिस लिख सकते हो, आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से जो चीज़ें हैं वो देख के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करते हुए कभी आपने ये चीज़ लिख ली कि इस फलां इंस्टीट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए कितना वल्नरेबल है, 15 रैंक पे है, पहले जो है वो टॉप 10 में आता था। आपने एक पैराग्राफ में ये एग्जांपल दे दी टू प्रूव कि हाँ क्लाइमेट चेंज है। दूसरे पैराग्राफ में आप अपनी स्पेसिफिक लाइफ की भी मिसाल दे सकते हैं कि कैसे आजकल जो है वो अगर आप बिना मास्क के
स्पेशली आप अगर सर्दियों में लाहौर या पंजाब के एरियाज़ में हो तो आपको जो है वो साइनसिस का इशू डेवलप हो जाता है बहुत ज़्यादा मट्टी की वजह से, तो आप उसकी भी जो है वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की, किसी बड़े जनरल की, किसी बड़े जो है वो सहाफ़ी की, डॉन न्यूज़ की, इन सब की ही एग्जाम्पल्स देनी है। आपने टेस्ट लेकर आना है, आपकी जो एग्जाम्पल्स हों वो डिफरेंट हो, एविडेंटली भी, लॉजिकली भी, एंड जो है वो लाजिम नहीं है कि आप अपने एस्से को एक रिपोर्ट की तरह पेश करें कि आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर के उसमें फैक्ट्स डाल दिए हैं। अब जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है, इसका सिर्फ ये काम होता है कि ये जो हमारी आउटलाइन के अंदर हमने मेंशन किया होता है हमारी हेडिंग को, कि हमारा जो आइडिया है वो क्या है, ये टॉपिक सेंटेंस आपके पैराग्राफ में सबसे पहले उसी चीज़ को डायरेक्टली हिट कर देता है। ये आपको बता देता है कि आपके इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात होगी। इंट्रोडक्शन लिखते हुए हमने ये कहा था कि आपको डायरेक्टली अपने टॉपिक को हिट नहीं करना, पैराग्राफ में ऑन कॉन्ट्रेरी आपको डायरेक्टली हिट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ। जैसे मेन हेडिंग जो थी हमारी वो थी कि कॉजेज ऑफ पुअर गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ये हमारी प्राइमरी हेडिंग थी। एंड जो आर्ग्यूमेंट इन द आउटलाइन था वो क्या था कि एक कॉज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। एंड अब मैंने जो पैराग्राफ लिखना है वो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अपने टॉपिक सेंटेंस में ये बात वाजे कर दूंगा कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज द फोरमोस्ट रीजन फॉर पुअर गवर्नेंस इन पाकिस्तान। नाउ एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, फोरमोस्ट, सेकेंडली, आफ्टर दिस, मोर ओवर, ये शो करते हैं कि अच्छा ये आपका जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आपका पैराग्राफ है, ये दूसरा है, तीसरा है, इससे पहले आपने कोई आइडिया जो है उसको आर्ग्यू किया है या नहीं किया है। क्योंकि मैंने ये सबसे पहले पैराग्राफ का लिखना था इस हेडिंग के लिए, तो मैंने इसको फोरमोस्ट कर दिया, इसको सबसे ज्यादा वेटेज दे दिया। अगर ये सेकंड नंबर पे होता तो मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशनल वर्ड लगा देता कि लाइकवाइज अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद मैं फोरमोस्ट नहीं लिखता, उसके बाद मैं अनदर रीजन लिख लेता। अब मेरी बात क्लियर हो जाती कि हाँ इससे पहले भी एक आर्ग्यूमेंट था और अब ये जो है सेकंड आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अपने उस स्टांस को, जो मैंने यहाँ पे ये स्टांस लिया है, ये मेरा स्टांस है ना, सो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये जो हमारे पास ये ट्रांजिशनल सेंटेंसेस है ना, ये भी स्मॉल टॉक का काम करते हैं। ये आपके उस आइडिया के आर्गुमेंटेशन को थोड़ा सा स्मूथ वे में लेके चलते हैं। एंड इसके अंदर आपने सिर्फ अपने उस आइडिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करना होता है, आप लॉजिकली आर्ग्यू करते हैं। फैक्ट तो आप इसके बाद जाके देंगे। ये जो होता है ये आपका वो ग्राउंड होता है जिसके ऊपर आपका फैक्ट आके बैठ जाता है, जिसके ऊपर फिट हो जाता है वो। ये ज़रूरी होता है इसको, ये जो हमने ट्रांजिशनल सेंटेंस वाला पोर्शन है ना, जो आपके टॉपिक सेंटेंस के बाद 2 या 3 सेंटेंसेस होते हैं, उनको आपने स्किप नहीं करना। अगर आप डायरेक्टली टॉपिक सेंटेंस के बाद अपना एविडेंस पुट इन कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखें कि कॉजेज ऑफ इलिटरेसी इन पाकिस्तान, आर्ग्यूमेंट है हमारा पोवर्टी। टॉपिक सेंटेंस हमने लिखा कि पोवर्टी इज अ मेजर कॉज ऑफ इलिटरेसी इन पाकिस्तान, बड़ा सिंपल सा टॉपिक सेंटेंस है। उसके बाद हमने ट्रांजिशन सेंटेंसेस में बड़ा सिंपल वे में इसी बात को रिएट्रेट किया है। कैसे कि अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन स्ट्रगल्स टू मीट बेसिक नीड्स, इन सच कंडीशंस एजुकेशन इज ऑफन कंसिडर्ड अ सेकेंडरी प्रायोरिटी। As a result, children are forced to drop out of school and support their families. अब ये थर्ड सेंटेंस में आके मैंने अपनी वो जो बात थी उसको अपने इस आर्ग्यूमेंट के साथ जो टॉपिक सेंटेंस में मैंने ऑलरेडी रिपीट किया हुआ है उससे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे वो जो एक फ्लो था वो प्रॉपरली बैठ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास एविडेंस आ जाता है कि एविडेंस देना होता है। विदाउट एविडेंस, बेशक वो लॉजिकल हो, बेशक वो रियल लाइफ से हो, बेशक वो कोई ओपिनियन हो, किसी बुक से आपने लिया हो, लेकिन वो मस्ट होता है। उसके बगैर आपकी बात का जो वेटेज है वो बहुत हल्का रहता है। अब ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोवर्टी इज अ मेजर कॉज ऑफ इलिटरेसी इन पाकिस्तान, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस आ गया। उसके बाद हमने क्या किया कि ट्रांजिशनल सेंटेंसेस लिख लिए कि अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन स्ट्रगल्स टू मीट बेसिक नीड्स, एक सेंटेंस, इन सच कंडीशंस एजुकेशन इज ऑफन कंसिडर्ड अ सेकेंडरी प्रायोरिटी, दो सेंटेंस। एंड देन उसके बाद एज अ रिजल्ट चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड सपोर्ट देयर फैमिलीज, ये 3 सेंटेंस हमारे आगे ट्रांजिशन के। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे आके ये अपना एविडेंस दे दिया। अब एविडेंस बड़ा सिंपल सा है
कि इन डेली लाइफ इट इज कॉमन टू सी चिल्ड्रन वर्किंग एट रोड साइड स्टॉल्स, ब्रिक tins and domestic households instead of sitting in classrooms, which reflect how survival overshadows schooling. ये हमारा एविडेंस आ गया। इसके अलावा आप कोई भी बेसिक जो है वो एविडेंस पेश कर सकते हैं। आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का लिख सकते हैं, आप उसे जो है वो पॉवर्टी रेट के साथ मिला सकते हैं। आप एनरोलमेंट रेट जो है कि कैसे जब 5th के बाद वो 10th तक जाता है तो 50 to 60% जो है वो ड्रॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसी बात के ऊपर कि चिल्ड्रन जो है वो फोर्स्ड हो जाते हैं ड्रॉप आउट होने के लिए एंड अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे ही बच्चे 10th या 12th कर लेते हैं, दे आर फोर्स्ड बाय देयर फैमिलीज कि वो जो है स्कूल को छोड़ दें। तो ये सारे एविडेंसेस आप इसमें आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाती है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिफोर हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे बात करें, एक चीज माइंड में रखना कि मैंने आपसे ये कहा था कि इससे पहले भी आपको एक या दो जो है वो ट्रांजिशनल सेंटेंसेस लिखने होते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये ऑप्शनल होते हैं। वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि समटाइम्स आपको ज़रूरत पेश नहीं आती कि आप एविडेंस के बाद, आपका जो एविडेंस होता है वो इतना एक्सप्लेनेटरी होता है क्योंकि वो फैक्ट की तरह नहीं होता है, जैसे हमने ऊपर बात भी की है। वो फैक्ट नहीं होता, वो बस एक एक्सप्लेनेशन होती है, वो लॉजिकल बात होती है। तो उसके बाद समटाइम्स आई फील कि यार अब डायरेक्ट हम कंक्लूजन की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। सो अगर आपको ये फील हो कि नहीं मैंने फैक्ट ऐसा लिखा है जो कि एक बड़ा हार्ड सा फैक्ट है, उसके बाद मुझे थोड़ी सी चीज़ों को स्लो डाउन करना है, स्मूथ करना है, सो आप एक आध ट्रांजिशनल सेंटेंस लिख सकते हैं एंड उसके बाद आप अपने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरफ आ जाए। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि आप एक या दो सेंटेंसेस लिखते हैं एंड उसके अंदर आप वही रिएट्रेट करते हैं जो कि आपने अपने पैराग्राफ में प्रूफ किया होता है। जैसे हमने ऊपर ये प्रूफ किया कि पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ इलिटरेसी एंड उसके बाद आपने एविडेंस दिया, तो उसी को आपने रिएट्रेट करना होता है अपने लास्ट सेंटेंस में। अब अगर हम ये एग्जाम्पल देखें जो अभी तक हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसके बाद हमने 3 जो है वो ट्रांजिशनल सेंटेंसेस लिख लिए हैं, ये हमारे पास एविडेंस आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि एक या दो ट्रांजिशनल सेंटेंसेस लिख लिए आफ्टर एविडेंस। हमने कैसे लिखे कि दिस सिचुएशन रिवील्स दैट पॉवर्टी डज नॉट ओनली डिप्राइव फैमिलीज ऑफ मनी बट ऑल्सो रॉब्स चिल्ड्रन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। When a child is busy earning bread, there is simply no room left for the books. Now, ये ट्रांजिशन लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि therefore इस तरह के वर्ड्स का यूज करूंगा जो कि शो करेंगे कि अब मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं एंड मैं लिखूंगा कि therefore it is clear that unless poverty is seriously addressed, illiteracy in Pakistan will continue to grow and deprive future generations of progress. ये हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है। इस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में हमने कोई भी नई बात नहीं की, हमने वही बात को रिएट्रेट किया है, उसी स्टांस को, उसी आर्ग्यूमेंट को रिएट्रेट किया है जो कि हम इस पूरे पैराग्राफ में अब तक लिख चुके हैं।